Good morning, all of students. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मतलब कैरेट का महासीरीज शुरू होने वाला है। आज जो मैं आप लोग के बीच में बहुत महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण है, मैं आज सब इस वीडियो में से लेने का काम करूंगा। आगामी जो भी एग्जाम है उसमें जन गर्दा उड़ जाएगा। इसे लेकर के क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम, ओ इरादा, याद है मुझको तूने कही थी तुमसे कभी रूठेंगे नहीं। आइए धुन के साथ स्टार्ट करेंगे माइंड फ्री हो करके। वैसे तो तबीयत खराब है लेकिन अंदर से अपने आप को खुशी फील करता हूँ, उसके बाद आप लोग को पढ़ाता हूँ। चलाइए, तो सबसे पहले आज का मुद्दा जो भी है, आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब को लेकर के देख लेते। पहले रिकॉर्ड शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए, रिकॉर्ड शुरू है और आज का जितने भी महत्वपूर्ण है, आज विशेष पॉइंट राम मंदिर से ही शुरुआत करेंगे। इसके साथ राम मंदिर के साथ शुरुआत करेंगे। अब आइए, राम मंदिर प्रमुख मुद्दा आज है कौन सा? राम मंदिर। राम मंदिर, इससे भी प्रश्न अब आपके एग्जाम में रहेंगे, 100% रहेंगे। तो चलिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से राम मंदिर जितने भी उपयोगी इसमें प्रश्न बनते हैं वो सबको आज डिस्कशन करेंगे। उस सभी को अपना सब आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ। किस शैली में? नागर शैली में। आइए, निर्माण नागर शैली में हुआ। ध्यान दीजिए, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? नागर शैली में। अपना भारत में मूर्ति निर्माण का 3 शैली है। अपना भारत में मूर्ति निर्माण के कितने शैली है? 3 शैली है। आइए समझते हैं। तो जैसे एक बात समझिएगा, एक छोटा सा मैं आपको इंडिया का जो है ना, एक मैं छोटा सा इंडिया का मैप बनाता हूँ। आइए, कभी इंडिया का छोटा मैप नहीं बन पाता था हमसे, अब मैं हम इंडिया का छोटा मैप बना देता हूँ। थोड़ा सा नीचा सा गलती हो गया तो मैं इसको अभी सुधार लेता हूँ, चिंता मत कीजिए। अब मैं आइए, थोड़ा सा फिर भी गड़बड़ाएगा तो कोई बात नहीं, गड़बड़ाएगा तो इसको अंतिम में इस बार फाइनल कर देंगे। आइए, रहने दीजिए। ठीक, जैसे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इधर हो गया दक्षिण भारत, इधर हो गया उत्तर भारत। तो दक्षिण भारत में तो मूर्ति का जो निर्माण होता है ना, तो दरवीश शैली कहलाता है। क्या कौन सा शैली? कौन सा शैली? द्रविड़ शैली। इधर जो मूर्ति निर्माण होता है उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली। कौन सा? द्रविड़ शैली। और उत्तर भारत में जो मूर्ति बनता है उसको बोलते हैं नागर शैली। इधर जो बनता है क्या बोलते हैं उसको? नागर शैली। अब सुनिएगा, ये तो मध्य भारत हो गया, ये हो गया उत्तर भारत, ये हो गया दक्षिण भारत, ये हो गया मध्य भारत। मध्य भारत में जो मूर्ति का जो निर्माण होता है तो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण रूप होता है, जिसको नाम क्या? नागर शैली, द्रविड़ शैली, उसका नाम है वेसर शैली। इसका नाम क्या है? वेसर शैली। वेसर शैली। तो भारत में मूर्ति निर्माण करने के कितने शैली है? 3 शैली है। दक्षिण भारत में जो मूर्ति निर्माण होता है किस शैली में? द्रविड़ शैली में।
उत्तर भारत में जो मूर्ति निर्माण होता है कौन सा शैली में, नागर शैली में। और मध्य भारत में जो मूर्ति के निर्माण होता है वेसर शैली में। इतना बात आप लोग ये लिख लीजिएगा, हम समझा दिए कि अभी देखिएगा अपना लोग को जो राम मंदिर जो निर्माण हुआ है, राम मंदिर ये हुआ आपको कौन सा शैली में, नागर शैली। वही लिखा हूँ कि जो है ना राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, आइए मैं इसको लाइन सही से लिखता हूँ। अब आइए सबसे पहले अपना सब आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिखते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। आइए राम मंदिर का निर्माण यहां से लिखते हैं, देखिए राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। तो प्रश्न पूछेंगे राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो राम मंदिर का निर्माण आपको नागर शैली में हुआ। किस शैली में हुआ है, नागर शैली में हुआ है। उसके बाद आइए देखते हैं भारत में कितने शैली मूर्ति निर्माण की कितने शैली है, 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ये मध्य भारत का, ये दक्षिण भारत का, ये उत्तर भारत का। ये खुद आप लोग लिख लीजिएगा, हम जो बता दिए हैं। अब आइए देखते हैं सबसे बहुत बड़ी बात देखते हैं, राम मंदिर का जो है ना मतलब ये राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया, तो देखिएगा तो उस राम मंदिर का डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति का नाम हम लिख रहे हैं आपको। आइए उसका नाम है चंद्रकांत बी। देखिए अब इसको देखिएगा, चंद्रकांत बी जो है, आइए चंद्रकांत बी मतलब इसका डिजाइन तैयार किया किसी ने, देखिएगा इसका डिजाइन करता, तो डिजाइन जो किया है इसका जो मतलब राम मंदिर का जो डिजाइन किया है चंद्रकांत बी सोमपुरा। चंद्रकांत बी तबीयत खराब है ना, इसलिए कि सॉरी क्या करिएगा। चंद्रकांत बी और इसके 2 पुत्र, और इसके 2 पुत्र, चंद्रकांत बी और इसके 2 पुत्र मतलब कुल 3 आदमी ने मिल करके राम मंदिर, क्या कहते तबीयत स्वस्थ क्या कर सकते हैं हम, आप लोग कहिएगा सर ने आए थे पढ़ाने के लिए, देख रहे तबीयत खराब है। तो देखिए चंद्रकांत बी और इसके 2 पुत्र, कुल 3 व्यक्ति ने मिल करके राम मंदिर के जो है ना डिजाइन तैयार किया। तो चंद्रकांत बी, इसके दोनों पुत्र का नाम, एक पुत्र का नाम देखिए, इसका एक पुत्र का नाम है निखिल सोमपुरा। निखिल सोमपुरा, निखिल सोमपुरा, और दूसरा का नाम है आशीष सोमपुरा। आशीष सोमपुरा मतलब हो गया एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति हो गया कौन, चंद्रकांत भी, दूसरा हो गया निखिल सोमपुरा, तीसरा हो गया आशीष सोमपुरा। ये जो दोनों है, ये दोनों ये चंद्रकांत बी का पुत्र है। तो चंद्रकांत बी का पुत्र है, तो ये तीनों ने मिल करके राम मंदिर की डिजाइन तैयार किया। तो चंद्रकांत बी और इसके 2 पुत्र निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, तीनों ने मिल करके राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया। उसके बाद आइए देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं ने, अब ये तो डिजाइन तैयार किया, अब देखेंगे निर्माण करता, राम मंदिर को किसने बनाया, किस कंपनी ने मतलब बनाया, उसका नाम है लार्सन एंड टूबो। लार्सन एंड टूबो कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया। आइए देखते हैं निर्माण करता, ये तो डिजाइन करता हो गया, निर्माण इसका निर्माण किया, इसका मतलब राम मंदिर का निर्माण किया लार्सन एवं टूबो कंपनी। तो लार्सन एवं टूबो कंपनी ने राम मंदिर का
निर्माण किया। किसका निर्माण किया? राम मंदिर का निर्माण किया। आप लोग भी लिखते चलिएगा। तो राम मंदिर का निर्माण किसने किया? आपको लार्सन एवं टूब्रो कंपनी ने, लार्सन एवं टूब्रो कंपनी ने। अब देखिए राम मंदिर में 5 मंडप है। राम मंदिर में कितना मंडप है? इसमें देखिएगा राम मंदिर में 5 मंडप है। राम मंदिर में 5 मंडप है। कितना मंडप है? 5 मंडप है। और पांचों मंडप का नाम लिखिए। पांचों मंडप का नाम लिखना है। पूछ सकते हैं कि राम मंदिर में कितना मंडप का निर्माण किया गया है? इसमें 5 मंडप का निर्माण किया गया है। तो पांचों मंडप का नाम अलग अलग है। पहला है नृत्य मंडप। पहला हो गया नृत्य मंडप। नृत्य मंडप क्या हो गया? नृत्य मंडप हो गया। आइए दूसरा देखते हैं अपना सर। दूसरा देखते हैं अपना लोग रंग मंडप। दूसरा हो गया रंग मंडप। आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा हो गया आपको प्रार्थना मंडप। तीसरा हो गया प्रार्थना मंडप। आइए चौथा हो गया, आप देखिए चौथा हो गया आपको कीर्तन मंडप। चौथा हो गया कौन सा? कीर्तन मंडप हो गया। नृत्य मंडप हो गया, रंग मंडप हो गया और प्रार्थना मंडप हो गया। और उसके बाद कीर्तन मंडप हो गया। अब 5वां सभा मंडप हो गया। कौन हो गया? सभा मंडप। तो राम मंदिर कितने मंडप से बना हुआ है? 5 मंडप से। कितना कौन कौन है? पहला नृत्य मंडप, रंग मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और सभा मंडप। ये याद रखिएगा, समझ गए ना। तो राम मंदिर का निर्माण किस शैली में? नागर शैली में हुआ। राम मंदिर का डिजाइन करता चंद्रकांत बी सोमपुरा। तो चंद्रकांत बी सोमपुरा और इसके 2 पुत्र निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। निर्माणकर्ता तो लार्सन एवं टूब्रो कंपनी ने बना करके तैयार किए। और राम मंदिर में 5 मंडप है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और सभा मंडप। चलिए आप लोग पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलेंगे क्योंकि जगह कम है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। तब तक आप लोग एक दीजिए, आंसर दीजिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? इससे पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे। जब इससे पिछला वीडियो में आप लोगों को बताए थे तो आप लोग जवाब दीजिए कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ये आंसर मत। आइए राम मंदिर में 3 मंजिल है और प्रत्येक मंजिल का 20 फीट ऊंचाई है। 20 फीट क्या है? 20 फीट ऊंचाई है और कुल 392 खंभे का प्रयोग हुआ और 44 दरवाजे हैं। तो आइए राम मंदिर 3 मंजिल है। उसमें कितने मंजिल है? प्रत्येक मंजिल की बीच की ऊंचाई 20 कितना है? 20 फीट है और इसमें 392 खंभे का प्रयोग हुआ है। और इसमें देखिएगा टोटल 44 दरवाजे हैं। इसमें देखिएगा लोहा का प्रयोग नहीं हुआ है। राम मंदिर में लोहा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तो आइए अपना सब देखते हैं, एक एक चीज देखते हैं। राम मंदिर जो है, राम मंदिर 3 मंजिल के हैं। कितने मंजिल का है राम मंदिर? 3 मंजिला है। 3 मंजिला है। अब देखिएगा, अब प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई है 20 फीट। आइए प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई है 20 फीट है। कितना है? 20 फीट है।
और इसमें कितना खंभा प्रयोग हुआ है? 392 खंभा प्रयोग हुआ है। चलिए 392 खंभा, 392 खंभा इसमें प्रयोग है, लगा हुआ है। और देखिएगा 44 दरवाजा है। कितना दरवाजे हैं? इसमें देखिएगा आपको 44 दरवाजे हैं, दरवाजे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राम मंदिर में कितने मंजिला है? राम मंदिर 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितना? 20 फीट है। और इसमें कितना खंभा का प्रयोग हुआ है? 392 खंभा का प्रयोग हुआ है। कितने दरवाजे का प्रयोग हुआ है? 44 दरवाजे का इसमें प्रयोग हुआ है। कितने दरवाजे का? 44 दरवाजे का प्रयोग हुआ है। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि राम मंदिर की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। तो राम मंदिर की लंबाई 380 फीट लंबाई है और चौड़ाई 250 फीट इसकी जो है ना चौड़ाई है। और उसके बाद इसकी ऊंचाई जो हो गया 161 फीट हो गया। तो आइए देखते हैं, इसे मान लेते हैं ये राम मंदिर है। आइए इसकी देखिएगा, तो राम मंदिर जो है इसकी लंबाई देखिए, लंबाई इसकी लंबाई है 300 कितना? 300 इसकी लंबाई हो गया आपको 380 फीट। लंबाई हो गया 380 फीट इसकी लंबाई हो गया। अब 250 फीट इसकी चौड़ाई हो गया। कितना हो गया? 250 फीट इसकी चौड़ाई हो गया। और 161 फीट जो है इसकी ऊंचाई हो गया। 161 फीट क्या हो गया? इसका ऊंचाई हो गया 161 फीट ऊंचाई हो गया। मतलब यहाँ से तो ध्यान दीजिए, तो इसकी लंबाई 300 लंबाई हो गया कितना? लंबाई हो गया 380 फीट। तो चौड़ाई हो गया 250। चौड़ाई हो गया कितना? 250 फीट हो गया। उसके बाद देखिएगा तो लंबाई है, इसकी ऊंचाई हो गया आपको, इसकी ऊंचाई हो गया आपको कितना? 161 फीट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, राम मंदिर 3 मंजिल है, 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 392 खंभा का प्रयोग हुआ है। अब देखिएगा 44 दरवाजे प्रयोग है। लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। अब आइए, अब आगे चलते हैं अपना सब। इसमें देखिएगा लोहा और इस्पात का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। राम मंदिर में लोहा और इस्पात का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, ताकि राम मंदिर बहुत लंबा समय तक टिका रहे। लोहा का प्रयोग करने का मतलब वो जल्दी जंग लग जाता है और जल्दी विनाश होने की संभावना रहता है। तो बिना लोहा और इस्पात के इसलिए नहीं प्रयोग किया, ताकि 1000 साल ये मंदिर बना रहे। तो देखिए यहाँ पे राम मंदिर में राम मंदिर में लोहा और इस्पात का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें इसका प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। अब आइए देखते हैं, तो यहाँ जो अभी राम भगवान का जो इसमें मूर्ति लगाया गया है, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा जो किया गया 22 जनवरी को, वो मूर्ति उसकी 5 वर्ष की अवस्था का है, जिसको बाल राम के नाम दिया गया। जिसका क्या नाम दिया गया? जिसका नाम दिया गया है बालक राम नाम दिया गया है। देखिएगा, तो भगवान राम की जो मूर्ति है वो उम्र के 5 साल का जो बच्चा होता है ना, जो बालक होता है, वही है इसमें लगा हुआ। आइए देखिए राम भगवान का जो है ना 5 वर्ष, राम भगवान का जो है 5 वर्ष के रूप को दिखाया गया है। 5 वर्ष के
रूप को दिखाया गया है। यानी कि उस मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा में जो राम भगवान का मूर्ति जो लगाया गया है ना, वो 5 वर्ष की उम्र में, जो 5 वर्ष का जो एक बालक का रंग रूप होता है ना, वो उसमें दिखाया गया है। इसीलिए उसका नाम दिया गया है बालक राम। क्या नाम दिया? इसलिए देखिए इसलिए देखिएगा, इसलिए जो है अस्वस्थ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिससे जो है ना बालक राम नाम गया। इसलिए जो है ना बालक राम नाम दिया गया है। अब एक बात देखते हैं, तो बालक राम नाम दिया गया है, लेकिन इस मूर्ति के बनने की जो है देखते हैं, इस मंदिर का बनने के उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 5 अगस्त 2020 को किया गया। मतलब मंदिर बनने की जो उद्घाटन जो है, उद्घाटन मंदिर बनने की मंदिर बनने की शिलान्यास से आधारशिला रखा गया था। आपको राम मंदिर का आधारशिला, राम मंदिर का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 ईस्वी को रखा था। 5 अगस्त 2020 ईस्वी को रखा था, लेकिन 22 जनवरी 2024 ईस्वी को, लेकिन 22 जनवरी 2024 ईस्वी को जो है ना मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। क्या? 22 जनवरी 2024 ईस्वी में जो है क्या हुआ है, मंदिर का जो है ना प्राण प्रतिष्ठा किया गया। क्या गया? प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का जो क्या किया गया, मंदिर का जो है मंदिर में जो है ना प्राण प्रतिष्ठापित किया गया, ध्यान दीजिए, राम मंदिर में लोहा और इस्पात का प्रयोग नहीं हुआ है। राम भगवान का 5 वर्ष के रूप को दिखाया गया, मतलब उस मंदिर जो उसका राम भगवान का जो मूर्ति लगा है ना प्राण प्रतिष्ठा में, तो इसलिए उसका नाम बालक राम नाम दिया गया। राम मंदिर का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना 5 अगस्त 2020 ईस्वी को रखा था, और 22 जनवरी 2024 ईस्वी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठापित किया गया। मतलब भगवान राम की मूर्ति को वहाँ पे स्थापित किया गया, और इस दिन उसका जो है ना पूरा भव्य से पूरा देश में एक नए हर्ष और उल्लास के साथ एक नई दीपावली का मनाए थे अपना लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में इतना फिट है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और आगे चलते हैं। चलिए, क्योंकि बहुत बच्चा का मैसेज हो रहा था, बहुत बच्चा कह रहे थे कि सर राम मंदिर पर बना दीजिए। हम ठीक है, अगली वीडियो जब हम शुरुआत करेंगे तो राम मंदिर का जरूर हम उसी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही उद्देश्य है पढ़ाने के मेरा, कि क्योंकि आगामी जो भी एग्जाम होंगे उसमें जरूर एक न एक प्रश्न राम मंदिर से रहेंगे, राम मंदिर से संबंधित, राम भगवान मंदिर से संबंधित, इसलिए कि हम आपको ये क्लास लिए। अब चलिए अब आगे चलते हैं, अपना सब आगे की कहानी देखते हैं। आज बहुत लंबी वीडियो से होने वाली है, और आप लोग एकदम पूरा धैर्य बना के रहिए। अस्वस्थ है तो क्या हुआ, फिर भी अपना लोग
पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ जब पढ़ना शुरुआत कर दीजिए ना तो बीमारी भी दूर भाग जाता है। आइए अब चलते हैं अपना सब भारत रत्न तो हम बता दिए थे आप लोग को। आइए तो कुछ बात है अपना सब जानना चाहते हैं कि बात है कि देखिएगा सियाचिन ग्लेशियर, देखिएगा सियाचिन ग्लेशियर देखिएगा। ग्लेशियर मतलब होता है बर्फीली पहाड़ी, बर्फीली चट्टान। सियाचिन ग्लेशियर ये देखिएगा, ये सियाचिन ग्लेशियर भारत के सबसे बड़ी और ऊंची ये ग्लेशियर है। इस पे देखिएगा अभी एक ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोस्ट। इस सियाचिन ग्लेशियर पर देखिएगा ऑपरेशन पोस्ट। इस ऑपरेशन पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर पर चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है? सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन पोस्ट जो है ना चलाया जा रहा है, तैनात है। तो ऑपरेशन पोस्ट कहाँ तैनात है? सियाचिन ग्लेशियर पर। अभी देखिएगा इस तैनात होने वाली इसलिए के देखना है कि पहली महिला चिकित्सा अधिकारी को यहाँ पे तैनात किया गया है। तो सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन पोस्ट पर जो है ना, ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। फातिमा वसीम बनी है। कहेगा सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन पोस्ट पर जो है ना तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो वो बनी है आपको कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। कहेगा ऑपरेशन पोस्ट कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर पर चलाया जा रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। कौन बनी? वसीम बनी है। एक बात और देखते हैं यहाँ पे जो है ना, इसी ग्लेशियर पर पहली महिला चिकित्सा तो अब आइए, ये तो हो गया। अब एक अगली बात देखेंगे। नीतीश जी, बिहार की सीएम नीतीश जो है, आइए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार की 9वीं बार सीएम पद की शपथ लिए। क्योंकि देखिए जाने कभी फिर पार्टी पलटा उल्टा गया है, इधर से उधर मिला है नीतीश बाबूजी, कोई बात नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक बिहार में जो है ना, बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए हैं। तो ये हाल का मुद्दा है, चर्चा है, क्वेश्चन बन सकता है। तो
कहेगा हाल ही मुख्यमंत्री बिहार के कईवें सीएम की पद के रूप में शपथ लिए, तो नौवीं बार। कितने बार ले लिए शपथ? ये 9 बार ले लिए हैं शपथ, समझ गए। तो बिहार का ये पहला मुख्यमंत्री बन गए कि सबसे अधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाला या मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाला बन गए। कौन? नीतीश कुमार बन गए हैं। तो चलिए नीतीश क्या कहते हैं अभी देखते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया गया, 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अभी अपना भारत में देखिएगा कि 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। देखिएगा अभी 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया कब? 2024 में मनाया गया। तो जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को मनाते हैं। अब ये भी देखते हैं कि चीफ गेस्ट के रूप में या मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। कौन आए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। अतिथि इमैनुएल मैक्रों। कौन बना है? मैक्रों ये है आपको फ्रांस की राष्ट्रपति। कहाँ की? फ्रांस की राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2024 ईस्वी में। आइए मुख्य अतिथि इमैनुएल मैक्रों जो कहाँ की राष्ट्रपति है? ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति। अब ये देखते हैं 75वां गणतंत्र दिवस के थीम क्या है। 75वां गणतंत्र दिवस की जो थीम तो देखिएगा 75वां गणतंत्र दिवस का, आज थोड़ा सा अस्वस्थ है न मन, इसीलिए करके थीम कभी कभी पूछ देते हैं, तो इसलिए कि महत्वपूर्ण थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता। विकसित भारत थीम देखिएगा, विकसित भारत और हो गया लोकतंत्र की मातृकता और लोकतंत्र की क्या होता है? मातृका ये है कि 75वां गणतंत्र दिवस का जो है ना थीम है विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका ये है कि देखिएगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की 9वीं बार सीएम पद की शपथ लिए। 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2024 में। मुख्य अतिथि इमैनुएल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति है। और 75वां गणतंत्र दिवस का मुख्य या थीम क्या है? तो विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका। क्या? मातृका। यहाँ लगा दीजिए, भारत लगा सकते हैं, भारत लोकतंत्र की मातृका ये है आपको। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाकी बाद आगे चलते हैं। फटाफट चलेंगे, टाइम को इन्वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी इसे खत्म करेंगे अपना सब। बहुत कुछ आज बताने वाले हैं, वैसे आप लोग को जितने भी महत्वपूर्ण बात है वो सब लेंगे आज। तो इसे साफ करने दीजिए अच्छी से बोर्ड को, तो फ्रेश होंगे बढ़िया से, फिर आप लोग को लिखने में भी अच्छा होंगे और दिखाई भी स्पष्ट बनेगा। तब तक आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग कि क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया? क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, हाल ही में
बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया? पहला क्वेश्चन। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन कि 2024 में भारत रत्न किसे किसे दिया गया? समझ गए ना? तो देखिए, और भारत रत्न जो है ना, अगला क्वेश्चन मैं फिर बता चुका हूं कि एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन क्या है कि 2024 ईस्वी में पद्म विभूषण किस बिहारी को दिया गया? ये आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अपना सब जो है ना, तो फटाफट चलते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और जल्दी से आज खत्म भी करेंगे। बहुत कुछ पढ़ाना दिए हमको भी। तो देखते हैं कि अंतरिम बजट 2024, क्योंकि एक क्वेश्चन अंतरिम बजट से रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अंतरिम बजट 2024-2025। देखिएगा, अंतरिम बजट 2024 और 2025। अंतरिम बजट का मीनिंग होता है, अर्थ होता है कि यहाँ के बाद आपकी नया सरकार बनेगी, फिर वो नया अपना लाएंगे कि अभी देखिए, सबको पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, और आचार संहिता भी लागू होने वाला है। उन्हीं को सिविल संहिता कहते हैं। तो देखिएगा, तो अभी जो वर्तमान में सरकार है, तो वो तो कभी दिन के लिए है, क्योंकि चुनाव हो जाएंगे। अब जो नई पार्टी जीत के आएंगे, उसके बाद फिर अपना बजट पेश करेंगे। तो होता है कि सरकार की अंतिम बजट जो कुछ समय के लिए ही होता है, इसीलिए कि इसको अंतिम बजट कहा जाता है। आइए, इसका मुख्य बिंदु जो आगामी एग्जाम है, जो उनमें जो बन सकता है प्रश्न, एक बार सरकार बनने के बाद फिर बजट पेश होंगे, 2024 में ही होंगे। ये तो कुछ समय के लिए है। तो ये अंतिम बजट देखते हैं। आपको पेश किया गया संसद में संसद में बजट पेश किया गया आपको 1 फरवरी 2024 को। आइए, 1 फरवरी 2024 को अंतिम बजट पेश किया गया। अब देखते हैं कि अंतरिम बजट में जो है, इस बार जो है अंतिम बजट का जो है ध्यान देते हैं अपना सब। अंतरिम बजट का सबसे पहले देखेंगे, प्रमुख बिंदु देखेंगे। तो अंतरिम बजट का प्रमुख बिंदु देखेंगे। तो अंतरिम बजट का प्रमुख बिंदु 4 है। अंतरिम बजट का प्रमुख बिंदु कितना है? 4 है। तो सबसे पहला देखेंगे गरीब कल्याण, देश का कल्याण। गरीब का कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। गरीब कल्याण, तो देश, तो क्या होगा? देश कल्याण होगा। गरीब कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। तो देश का, गरीब को कल्याण कीजिए, देश का कल्याण हो जाएगा। ये प्रमुख बिंदु है। आइए, दूसरा बिंदु इसका है अमृत पीढ़ी, युवा का सशक्तिकरण। अमृत पीढ़ी क्या था? अमृत पीढ़ी, तो युवाओं का सशक्तिकरण। क्या? युवाओं का सशक्तिकरण। आइए, तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका। तीसरा प्रमुख बिंदु है अन्नदाता का कल्याण। अन्नदाता मतलब क्या हो गया? कल्याण। अन्नदाता
अन्नदाता कौन हो गया? किसान हो गया। अन्नदाता का कल्याण मतलब किसान का कल्याण। किसका कल्याण? किसान का कल्याण। आइए चौथा बिंदु इसका देखते हैं। तो चौथा बिंदु है नारी शक्ति को प्रोत्साहन देना। नारी शक्ति, नारी शक्ति को प्रोत्साहन देना। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट जो पेश किया गया, ध्यान दीजिए, तो अंतरिम बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2024। वैसे बजट संसद भवन में पेश करता है वित्त मंत्री। कौन? वित्त मंत्री। तो वर्तमान में वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। उसने ही 1 फरवरी 2024 ईस्वी को संसद भवन में बजट पेश किए और बजट के 4 प्रमुख बिंदु है। कौन है? गरीब कल्याण, तो देश का कल्याण। देख रहे हैं कि देश का कल्याण हो रहा है, गरीब का भी कल्याण हो रहा है। अमृत पीढ़ी, युवा का सशक्तिकरण, बाहरी युवा। आइए, अन्नदाता का कल्याण मतलब किसान का कल्याण। किसान अरे अन्न को उपजाता है ना, तो वही तो अन्नदाता हुआ ना। कहा किसान का भी कल्याण करेंगे, हम भी कल्याण करेंगे। नारी शक्ति का प्रोत्साहन, नारी नारी स्व से कुल उजारी। आज नारी को इतना सशक्त बना दिए कि नारी ब्रेकअप पे उतर गई है। हाँ, छोड़िए, बुरा मत मानिएगा। इसीलिए कहते हैं नारी को सशक्तिकरण करने से वैवाहिक जीवन तबाह मच गया है। वैवाहिक जीवन तबाह मच गया है। इतना सशक्त मत बनिए कि घरे उजाड़ जाए। हाँ, इतना सशक्त भी मत बनाइए। ठीक था वही समय कि जब नारी को घर में एक जब पर्दा के अंदर रखा है, जैसे पर्दा के बाहर हुए तब ब्रेकअप बढ़ गए। तो चलिए छोड़िए, ये सब बात नहीं करेंगे। तो ये हुआ इसका प्रमुख बिंदु। और अभी देखते हैं कि कुल कितना बजट पेश किया गया। इस बार देखते हैं, इस बार आपको बजट पेश किया गया है कुल 47.46 लाख करोड़। इस बार बजट पेश किया गया लगभग में कुल बजट जो है ना, कुल बजट आपको पेश किया गया कितना? 47.66 लाख करोड़। अभी जो इस बार जो बजट पेश किया गया, अंतरिम बजट जो पेश किया गया है, अंतरिम जो बजट पेश किया गया है 47.46 लाख करोड़ बजट पेश किया गया है अभी। अब इसमें तो ये तो पेश किया गया। अब आगे देखेंगे इसमें, और अब आगे देखेंगे राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजकोषीय घाटा इस बार जो है अंतिम बजट में रखा गया 5 जीडीपी का 5.1%। राजकोषीय घाटा रखा गया है जीडीपी का 5.1% है। कितना है? 5.1% है। अब आइए देखते हैं अपना सब, ये तो राजकोषीय घाटा हो गया। अब देखेंगे राजस्व घाटा। राजस्व घाटा तो राजस्व घाटा जीडीपी का राजस्व घाटा रखा गया जीडीपी का 2.0%। उसके बाद अपना सब देखेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। देखेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का
जीडीपी का जो है ना प्रभावी राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 0.8%, 0.8% है। कितना? 0.8% है। एक लाइन और लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा, तो प्राथमिक घाटा रखा गया जीडीपी का 1.5%। जीडीपी का 1.5% है। 1.5%, 1.5%। तो आइए, ये कम से कम इतना याद आपको रखना पड़ेगा, कम से कम इतना याद रखना पड़ेगा ही, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं अपना सब कि अंतरिम बजट 2024-25। अंतिम बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2024 ईस्वी को। बजट पेश करता वित्त मंत्री। इस बार बजट का प्रमुख 4 बिंदु है: गरीब कल्याण, देश कल्याण, अमृत पीढ़ी, युवा का जहन सशक्तिकरण, अन्नदाता का कल्याण मतलब किसान का कल्याण, नारी शक्ति को प्रोत्साहन देना। अब देखिएगा, इस बार कुल बजट पेश किया गया 47.66 लाख करोड़ पेश किया गया। इसमें राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1। ये जो घाटा है ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1%, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.0%, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.8%, प्राथमिक घाटा 1.5% है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे चलते हैं अपना सब। अब इनको मिटा देते हैं। तूने प्यार की बीनी बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागा चलिया या हो। होगी जीत पढ़ाई की। अब आगे की कहानी देखते हैं अपना सब। आगे कहानी क्या है अब शुरू करते हैं। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया, अब आगे चलते हैं। चलिए, इसी जीडीपी में एक बात और देख लीजिए, एक पॉइंट और देख लीजिए। अंतिम बजट में कहाँ से रुपए आएंगे और कहाँ रुपया जाएंगे, ये 2-3 पॉइंट ये बात जान लीजिए। रुपया कहाँ से आएगा इस अंतिम बजट में? रुपया कहाँ से आएगा सरकार को? अंतिम बजट में देखेंगे रुपया कहाँ से आएगा और रुपया कहाँ जाएगा। रुपया कहाँ जाएगा, ये बात जान लीजिए बस। आइए सबसे पहले देखते रुपया इस बार कहाँ से आएंगे सरकार को? उधार व और अन्नदेता से। उधार लेंगे। उधार क्या होता? उधार होता है ना, उधार एवं अन्य देताओं से। तो अन्य देताएं से। देखिएगा, उधार और अन्य देता से आएंगे आपको 20%। कितना प्रतिशत आएंगे? 20% आएंगे। कितना आएंगे? 28% आएंगे, सॉरी 28%। कितना आएंगे? 28% आएंगे। कितना आएंगे? 28% आएंगे। कितना आएंगे? 28%।
इस बार मतलब अंतिम बजट में सरकार को रुपया आएंगे उधार लेंगे और अन्य देयता से आएंगे कितना, टोटल 28% आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न पूछ रहे हैं उधार या अन्य देयता से इस बार अंतिम बजट में सरकार को रुपये कितना प्रतिशत आएंगे, 28% आएंगे। उसके बाद आइए आयकर से, आयकर जिसे इनकम टैक्स बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं आयकर, आय कर, इससे आएंगे 19%, मतलब इनकम टैक्स आएंगे 19% सरकार को। तो उसके बाद अब आइए देखते हैं माल तथा सेवा कर, माल तथा सेवा कर से आएंगे आपको कितना, ये भी आएंगे आपको 18%। माल एवं सेवा कर मतलब जीएसटी इसको बोलते हैं, इसी को जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी, इससे आएंगे 18%। तो रुपया जो है अंतिम बजट में उधार एवं अन्य देयता से कितना आएंगे, 28%, आयकर से 19%, माल एवं सेवा कर से 18%, ये आएगा, आने का ये स्रोत है। अब रुपया देखते हैं कि जाएगा कहाँ, उसमें देखते हैं। तो इस अभी जो है ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी में, तो ब्याज अदायगी में आपको लगेंगे आपको 20% खर्च होंगे। कितना खर्च होंगे, ब्याज मतलब देने में सरकार को कितना खर्च होंगे, 20% खर्च होंगे। उसके बाद आइए देखते हैं करों और शुल्कों में जो है राज्य का हिस्सा, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा कितना, 20%। उसके बाद आइए ये रुपया जाएगा, खर्च होगा, ब्याज देने में 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, फिर राज्य को भी तो देंगे खर्च करने के लिए ना, उसको भी कितना मिलेंगे, 20% मिलेंगे। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और जो सरकार केंद्र सरकार जो योजना चला रहे हैं उनमें भी खर्च होगा ना 16%। केंद्रीय योजना में आपको केंद्रीय योजना में होगा आपको कितना देंगे, 16%। तो ये अंतरिम बजट का रूपरेखा है, किसका, अंतिम बजट में उधार एवं अन्य देयता से कितना रुपया आएंगे, 18%, आयकर से इनकम टैक्स से कितना आएंगे, 19%, माल एवं सेवा कर से कितना आएंगे, 18%, ब्याज अदायगी में कितना खर्च होंगे, 20%, करों एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा, राज्य को कितना आपकी मदद किया जाएगा, 20%, केंद्रीय योजना पे कितना खर्च किया जाएगा अंतिम बजट में, 16%। ये रुपया आया, ये रुपया खर्च हुआ। तो चलिए इसको भी इसी के साथ आपका जो है ना ये बजट का सेशन फिनिश कर दिए इसी में। अब चलते हैं, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तब आगे चलते हैं अपना सब। आइए अब चलते हैं अपना सब आगे की कहानी देखते हैं। अभी जो एग्जाम में अंतिम बजट से क्वेश्चन रहना फिक्स है, हाँ रहेगा। एक राम मंदिर से भी रहेंगे, जो दिखा दिए जो रहने वाला है। अब आइए देखते हैं कुछ बात अपना सब, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसे आप देखिएगा भारत सरकार टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है आपको 2025। टीबी भारत जो है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत जो है कहता है कि हम टीबी को 2025 ईस्वी तक खत्म कर देंगे। बीमारी होता है टीबी, देखिए भारत से जो है ना टीबी, इसको जो है ना समाप्त
करने का लक्ष्य 2025। भारत टीबी से मुक्त हो जाएगा कब? 2025 ईस्वी में। उसके ये तो हुआ, दो चार लाइन ये भी आप ध्यान दीजिए। भारत सरकार कहता है कि नेट जीरो का लक्ष्य भारत द्वारा जो है ना, आइए, भारत द्वारा नेट जीरो, नेट क्या जीरो करने का लक्ष्य 2070। कितना है? 2070 है। तो मतलब भारत सरकार कहा कि हम 2070 ईस्वी तक जो है ना, भारत में प्रदूषण को कम कर देंगे। प्रदूषण को मतलब कार्बन की उत्पादन की मात्रा को हम जीरो कर लेंगे 2070 ईस्वी तक। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसके बाद आइए, भारत का हम मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे 2030 ईस्वी में। मलेरिया से मुक्त, मलेरिया से मुक्त भारत मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे 2030 ईस्वी तक। 2030 ईस्वी तक भारत जो है ना, मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे, या भारत से मलेरिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। कब? 2030 ईस्वी तक समाप्त करने का ये लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद अब आइए देखते हैं अपना सब भारत का HIV मतलब एड्स को जो है ना खत्म करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को जो है ना समाप्त करने का लक्ष्य 2030 ईस्वी। 2030 ईस्वी कितना ईस्वी है? 2030 ईस्वी। HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब है? 2030 ईस्वी तक है भारत का। कितना ईस्वी तक है? 2030 ईस्वी तक है। और अब आइए, भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047। भारत को जो है ना विकसित बनाने का, भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य, भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 ईस्वी रखा गया। कितना ईस्वी? 2047 ईस्वी भारत जो है ना विकसित कंट्री में शामिल हो जाएंगे, डेवलप कंट्री में शामिल हो जाएंगे। तो ये कुछ लक्ष्य है जो समाप्त करने का, और है तो और भी, लेकिन ये सब रखिए फिलहाल और आगे देखेंगे। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा फटाफट और आगे चलते हैं अपना सब कि हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए आगे फटाफट करते चलते हैं। डायरी जल्दी से इसको कर देंगे। अब ये देखते हैं अपना सब कुछ बात है कुछ ऐसा स्टेशन जिसका नाम बदला गया है। जैसे कुछ ऐसा है कि जिसका नाम बदला गया है अभी 2023-24 में, जिसका बदला गया उसका नाम देखते हैं। जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के कहा जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या रेलवे जंक्शन स्टेशन, जंक्शन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अयोध्या रेलवे जंक्शन होता है, जंक्शन का इसका नाम बदल कर दिया है कि अयोध्या धाम, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया, इसका नाम बदल करके।
बड़ा ये भी आज बड़ा उल्टा पुल्टा किया, क्या कीजिएगा। आइए, झेलम स्टेडियम जो जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम ये अयोध्या का यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में। ला झुमका लगाओ कि हीरो जैसा नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। चलिए आइए, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम क्या कर दिया गया? अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया, जो यूपी में है। आइए, झेलम स्टेडियम, झेलम झेलम स्टेडियम, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जम्मू एंड कश्मीर में है। इसका नाम बदल के कर दिया जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। जनरल विपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया। कहेगा हाल ही में झेलम स्टेडियम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? जनरल बिपिन रावत। और ये जनरल बिपिन रावत ये भारत का प्रथम CDS है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ये जो है ये भारत का प्रथम CDS है। ये भारत का प्रथम CDS है। कौन? जनरल बिपिन रावत, जो अब नहीं है, अब तो अनिल चौहान है। चलिए आइए आगे देखते हैं। जैसे फिरोजाबाद को कह दिया है चंद्रनगर, फिरोजाबाद, देखिएगा फिरोजाबाद। इसका जो ये भी यूपी में, इसका नाम बदल के कर दिया गया, चंद्रनगर कर दिया है, चंद्रनगर। अभी हुआ नहीं, करने का संभावना है। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे देखते हैं, मुगल गार्डन का कर दिया अमृत गार्डन, मुगल गार्डन, इसका नाम कर दिया है अमृत गार्डन, नाम बदल के कर दिया। ये सब नया नाम, ये पुराना नाम, तो ये हो गया नया नाम, ये सब नया नाम, बदला गया नाम है। उसके बाद ये देखते हैं हेरिस पार्क, हेरिस पार्क, ये ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम बदल के कर दिया लिटिल इंडिया कर दिया। क्या? लिटिल इंडिया मतलब छोटा भारत, लिटिल इंडिया कर दिया। क्या कर दिया गया? लिटिल इंडिया कर दिया गया है। हेरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया। मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया। फिरोजाबाद का कर दिया चंद्रनगर कर दिया गया। झेलम स्टेडियम का नाम बदल के जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। आइए एक और दो देखते हैं अपना सब। देखिएगा, पुराने संसद भवन को संविधान सदन कर दिया गया। पुराने संसद भवन, इसका नाम बदल करके संविधान सदन कर दिया गया है। तो चलिए और देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, सब ना देखेंगे। और अभी इतना हुआ, इसको लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए आगे अपना सब मिटाते हैं और आगे चलते रहेंगे। इंतजार करने वाला को उतना ही मिलता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अरे इंतजार करने वाला को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। समझ गए ना? इसीलिए करके आज हमसे जिन्हें बात करने में तकलीफ होती है ना, आज जिन्हें हमसे बात करने में तकलीफ होती है ना, कभी न कभी उसका हम जानते हो, कभी न कभी हम जानते हम उनका। लेकिन अपना मेहनत से ऐसा वक्त लाओ, तुझे मिलना होगा मुझसे मेरा वक्त लेकर के। ऐसा वक्त लाइए ना, क्योंकि बुरे हालत में छोड़ कर जाना चाहती है, बुरे हालत में छोड़ के जा रही हो है ना, जाओ, खुशी से जाओ,
लेकिन मैं आपसे इतना वादा करता हूँ, अपने मेहनत से मैं ऐसा वक्त लाऊंगा, तुझे मिलना होगा मुझसे मेरा वक्त लेकर के। धन्यवाद। आइए आगे देखते हैं। तो कुछ नाम देखें, आइए कुछ वन रिपोर्ट फटाफट देख लेते हैं। वन रिपोर्ट, आइए 17वीं वन रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, 17वीं वन रिपोर्ट, 17वीं वन रिपोर्ट। आइए देखिए, ये वन रिपोर्ट जो है ये तो है 2021 का, 2021 का, पर यह प्रकाशन हुआ था 2022 ईस्वी में। ये प्रकाशन कब हुआ था? 2022 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। कब प्रकाशन हुआ? ये रिपोर्ट है 2021 का, लेकिन प्रकाशन हुआ 2022 में। कब प्रकाशन हुआ? 2022 में। तब इसे वन रिपोर्ट ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर पारित किया जाता है। कितने वर्ष के अंतराल पर? 2 वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट प्रकाशन किया जाता है। और पहली बार वन रिपोर्ट प्रकाशन हुआ था आपको 1987 ईस्वी में। पहली बार वन रिपोर्ट प्रकाशन हुआ था 1987 ईस्वी में, और पहली बार वन नीति बनकर वन नीति पारित हुआ था 1988 ईस्वी में। तो आइए तो देखते हैं, ये 2 वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल, 2 वर्ष के अंतराल है। 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। कितना वर्ष के अंतराल पर? 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। कौन? ये वन रिपोर्ट है। तो पिछली बार 21 का रिपोर्ट 22 में प्रकाशन हुआ। कौन? 17वां। अब आइए देखते हैं, तो अब देखते हैं वर्तमान में भारत में वन क्षेत्रफल, भारत में वन क्षेत्रफल, भारत में वर्तमान वन क्षेत्रफल है 7,13,800, 7,13,789, 7,13,789, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है क्या? वन क्षेत्रफल। जो ये प्रतिशत में अगर लीजिएगा ना, इसको प्रतिशत में लीजिएगा 21.71 प्रतिशत, 21.71 प्रतिशत है, 1% है। मतलब प्रतिशत में अगर लीजिएगा, भारत का वन क्षेत्रफल प्रतिशत में 21.71 प्रतिशत है। और टोटल ये कितना है आपको? ये टोटल है आपको 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। आइए, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश है। कौन है? एमपी है। हम थोड़ा सा इंक दे देते हैं देखने की, इंक खत्म हो गया, तब आप लोग लिखिए इसको। वन क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन रहता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसलिए कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। वीडियो लंबा है तब पर इसमें मेटर भी तो है ना, लंबा है तो क्या हुआ, तो उतना तो मेटर भी है ना। गण गीत के समय पढ़ने वाला समय नहीं देखता है, समय देख कर नहीं। वाह, सीधा हिस्ट्री चलिए आप लोग भी फटाफट, आप लोग भी जो है ना। आइए आगे देखते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन हो गया? एमपी हो गया। आइए, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य देखिएगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया हरियाणा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य हरियाणा है, हरियाणा है। तो आप लोग बताइएगा,
हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। क्वेश्चन में देखिएगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ और किस राज्य की राजधानी है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिएगा। जब चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है तो हरियाणा के अलावा भी और किस राज्य की राजधानी है, सभी का चाहिए कमेंट सेक्शन में आंसर। हाँ, और आइए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं, तो ये वन क्षेत्रफल वाला में देखिए, और सबसे अधिक देखिए, सबसे अधिक सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। मतलब वन क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि किया कौन? आंध्र प्रदेश। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक देखिए, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। ध्यान दीजिए। अब आगे चलते हैं, अपना लोग आगे चलते हैं। ये अगर ये चीज हो गया होगा तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखिएगा। एक क्वेश्चन वो क्या है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। भारत का वन आवरण क्षेत्रफल, एक मिनट, एक बार थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक अच्छा पॉइंट हम दिखा रहा हूं आपको। वृक्षा आवरण, भारत में वृक्षा आवरण का क्षेत्रफल अलग होगा। आइए, भारत में वृक्षावरण, भारत में वृक्षा आवरण का क्षेत्रफल, वृक्षा आवरण का क्षेत्रफल, भारत में वृक्षा आवरण का क्षेत्रफल है 95,748 वर्ग किलोमीटर। 95,748 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए कैसा कहेगा, भारत में वृक्षा आवरण, आवरण का मतलब हुआ कि अगर भारत में अभी कुल इतना वन क्षेत्रफल है, इसमें से इतना वन में अभी जंगल है मौजूद, पर जंगल के लिए इतना भूमि है वर्तमान में, लेकिन इनमें से 95,748 पे अभी जंगल मौजूद है, बाकी बात खाली है। इतना बात तो समझ गए आप लोग। भारत में वृक्षा आवरण का क्षेत्रफल कितना है? 95,748 किलो वर्ग किलोमीटर में। यही आपको प्रतिशत में अगर लीजिएगा इसको, अगर इसको प्रतिशत में, अगर इसको प्रतिशत लीजिएगा तो 2.91% है। 2.91% है वृक्षा आवरण भारत में। वृक्षा आवरण देखिएगा, तो ये चीज तो आप देखिएगा। वृक्षा आवरण तो देख लिए। चलिए इसका जल्दी से आप लोग हेडिंग अथी लीजिए, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे, आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं अपना सब। वन क्षेत्रफल 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। हाँ, अभी वर्तमान में भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 7,13,789 किलोमीटर है। वृक्षा आवरण का 95,748 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया कौन? MP। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया कौन? हरियाणा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो गया। कौन हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। आइए, भारत में कितना प्रतिशत पर वन क्षेत्रफल है? तो आपको हो गया 21.71%। वृक्षा है कितना वन क्षेत्र, कितना प्रतिशत पर है ना वृक्षा आवरण है? 2.91% है। आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्रफल, आइए अब देखते हैं। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, आइए, मैंग्रोव का मतलब क्या होता है
मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसका देखिए, तो ये होता है क्या, मैंग्रोव मतलब हो गया दलदल भूमि प्लस, बुझिए ना, जो पानी के दलदल भूमि के क्षेत्र में जो वनस्पति पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं मैंग्रोव। आइए आइए अब देखते हैं अपना सब देश में कुल मैंग्रोव का क्षेत्रफल। आइए, भारत का कुल मैंग्रोव, भारत का कुल मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो गया आपको, इसका क्षेत्रफल हो गया 4992 किलोमीटर है, 4992 वर्ग किलोमीटर है, 4992 वर्ग किलोमीटर है। या इसको कुल मैंग्रोव बोलिए या कच्छ वन भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कच्छ, इसका इसी का नाम है कच्छ वन भी, इसी का नाम क्या है, कच्छ वन भी, या कच्छ वन बोलिए या मैंग्रोव बोलिए, एक ही बात होता है। जिसको कितना 4992 वर्ग किलोमीटर है, 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के जो प्रतिशत में अगर इसको लीजिएगा प्रतिशत में 0.15% हो गया, कितना 0.15% हो गया। आइए, ये मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल सबसे अधिक भारत में पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर लिखते हैं एकदम, लिखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्रफल है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है, तो किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में है, ये याद रख लीजिएगा। सबसे अधिक हो गया कहाँ पे, आपको हो गया पश्चिम बंगाल में हो गया, किसमें हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया। दूसरा हो गया प्रथम हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया गुजरात, कौन हो गया, गुजरात। आइए, तीसरा हो गया आपको, तीसरा हो गया, तीसरा हटाइए, दो का ही काम चल जाएगा, इसी में इसमें कुछ नहीं है। अगर कभी वर्ग क्षेत्रफल पूछते हैं तो इतना पता है प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ पे, आपको सबसे अधिक कहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल में। दूसरा स्थान हो गया कौन, गुजरात हो गया, कौन दूसरा स्थान कौन हो गया, गुजरात हो गया। अब आइए चलते हैं, ये भी चीज़ आप लोग चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, अब बहुत महत्वपूर्ण देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बहुत बीच बीच में हमको देखना पड़ता है। आइए, रिकॉर्ड जारी है, आइए चलते हैं अपना सब आगे। अब देखते हैं 2024 में अभी तक भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 80 हो गए हैं अभी तक। देखिए, भारत में कुल, भारत में वर्तमान में, देखिए भारत में वर्तमान में कुल 80 रामसर स्थल की संख्या है। कितना, 80 है, संख्या 80 है। तो भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना है, तो इसकी संख्या 80 है। कितना है, 80 है। देखिए 2024 में केवल फरवरी माह में जो है आपको देखिए कितना बढ़ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बढ़ गया। तब ध्यान दीजिएगा
कि 2024 से पहले 2023 में ध्यान दीजिए 2023 में रामसर स्थल की संख्या 75 थी। क्या थी? 75 थी। लेकिन 2024 में इसकी संख्या 75 से कितना हो गए? 80 हो गए। तो नया कितना 2024 में जोड़े? 5 जोड़े। वो 5 कौन कौन सा है उसको देखना जरूरी है। अभी कौन सा और किस राज्य में है, तो चलिए ये आप लोग समझ गए होंगे। तो 2025 में कितना रामसर अब कहिएगा सर रामसर स्थल क्या होता है ये कहिएगा। तो चलिए इस पर बाद में लेकर के आऊँगा कहानी, अभी समझिएगा। वो 5 कौन कौन है अभी जो जुड़ा है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, मगधी केरे संरक्षण, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। आइए दूसरा देखते हैं अपना सब। अंक समुद्र पक्षी, अंक समुद्र पक्षी, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। आइए तीसरा देखते हैं अपना सब। अग्नागिनी, अग्नाशिनी, मोहाना संरक्षण रिजर्व, रिजर्व। चौथा कराईवेट्टी, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा देखेंगे लॉन्गवुड, लॉन्गवुड 16 रिजर्व 1। अब मेरे प्यारे छात्रों देखिए इसमें जो देखिएगा ये तीन आपको हो गया कर्नाटक में। कहाँ हो गया? कर्नाटक में। कहाँ हो गया? कर्नाटक में होगा। कहाँ का? कर्नाटक है, कर्नाटक में हो गया। और ये दोनों तमिलनाडु में होगा। कहाँ हो गया? तमिलनाडु। ध्यान देते हैं कि 2025 में भारत में जो है 2024 में कहाँ आता है? 2024 में या वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना? 80। तो 2024 में कितना नए को जोड़ा गया? 5 को जोड़ा गया। वो 5 कौन कौन सा है ध्यान दीजिए। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, कहाँ? कर्नाटक में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक में। अघनाशिनी मोहाना संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक में। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। लॉन्गवुड 16 रिजर्व, कहाँ? तमिलनाडु में। तो ये 5 को कहेगा। नीचे क्वेश्चन देंगे कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2024 में किसे रामसर स्थल में शामिल किया गया? इसी 5 में से कोई एक हो जाएगा। अभी कितना है? 80 है। हाँ, इसी 5 में से कौन कहाँ है, किस राज्य में है वो देख लीजिएगा। ये सब हम बता दिए हैं। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी देखेंगे अपना सब।
अब जो है, अब तो 80 हो गया। भारत में जो है सबसे पहले रामसर स्थल में किसे शामिल किया गया था, तो चिल्का झील को। आइए यहाँ पे लिखते विशेष में, भारत का पहला रामसर स्थल वो चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील है। अब आइए, वर्तमान में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत के तमिलनाडु राज्य में 16 गो। देखिए, वर्तमान में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में 16 है। कितना है? सबसे अधिक कहाँ? तमिलनाडु में। कितना? 16। और दूसरा स्थान हो गया यूपी का। दूसरा स्थान किसका हो गया? यूपी का हो गया। यूपी में टोटल कितना है? 10 है। आइए, भारत में वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या कितना? 80। 2024 में कितना जोड़ा गया? 5 जोड़ा गया। वो 5 दिखा दिए। 3 कर्नाटक में और 2 तमिलनाडु में। भारत का पहला रामसर स्थल कौन है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में? तमिलनाडु में। कितना है? 16 है। दूसरा कौन है स्थान? यूपी में कितना? 10 है। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अगला वीडियो में लाएंगे, लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को देखने में भी कठिनाई होगा। पहले इतना कर लीजिए, फिर मैं आज ही एक वीडियो और डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जो क्वेश्चन हम आपको पूछे कमेंट सेक्शन में, उनका जवाब भी दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।